गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बताना बेटा एक बार। यस, चलो फिर अपन स्टार्ट करेंगे। अपना पार्टनर बाय एस्टॉपेल लिया था अपन ने, कंप्लीट हो गया था क्या टॉपिक, ये बताओ। हो गया था, वो लास्ट टॉपिक था हमारा यूनिट नंबर 1 का। यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक था पार्टनर बाय एस्टॉपेल। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कौन सा ऐसा पार्टनर है who lends his name to the firm? नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। और कौन सा ऐसा पार्टनर है दूसरों को रिप्रेजेंट करता है पार्टनर बट एक्चुअली नहीं होता? पार्टनर बाय एस्टॉपेल। अनदर नेम होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का मतलब टू रिप्रेजेंट। एक फर्म में 4 पार्टनर PQRS, एस रिटायर हो गया लेकिन उसका नाम अभी भी लेटर हेड पे चल रहा है, ठीक है, उसने पब्लिक नोटिस दिया नहीं है, ही विल बी लायबल लाइक पार्टनर बाय एस्टॉपेल। थोड़ा सा टिपिकल करते हैं, सेक्शन नंबर 28 याद रखना। केस स्टडी आती है तो किस पे आती है? पार्टनर बाय एस्टॉपेल पे। कौन सी ऐसी पार्टनरशिप है वेयर द टाइम ड्यूरेशन इज नॉट फिक्स्ड? पार्टनरशिप एट विल। कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं? बाय गिविंग नोटिस। नोटिस पब्लिक देना है या बाकी पार्टनर्स को देना है? बाकी पार्टनर्स को देना है। कौन सी पार्टनरशिप पर्टिकुलर इवेंट टास्क एडवेंचर की होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप कब खत्म होती है? जब वो काम पूरा हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली ही फिनिश हो जाएगी। ये सब ले लिया था अपन ने, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। आपको शायद मैंने बताया कि नहीं बताया, यूनिट नंबर 2 आपको बेटा एमसीसी से लेनी है, पूरी की पूरी एमसीसी मॉड्यूल से लेंगे। उसका रीजन क्या है वो सुन लो। अच्छा कल तो लेके आना आप एमसीसी मॉड्यूल, आज तो मैनेज करो, और कल क्यों लेके आना है वो भी सुनो। इसको कराने का रीजन क्या है? आज तक अपन ऐसे ही लेते आए हैं, एक यूनिट मैम अगर करा रही है यहाँ से एमसीसी से तो उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन होगा, और रीजन ये है कि यहाँ पर यूनिट नंबर 2 में आईसीआई ने राइट्स और ड्यूटीज कंबाइंड दे रखी हैं। थोड़े राइट्स थोड़ी ड्यूटीज, थोड़े राइट्स थोड़ी ड्यूटीज मिक्स्ड है। मैंने क्या किया एमसीसी बुक में, राइट्स को कर दिया अलग और ड्यूटीज को कर दिया अलग, ताकि हमें समझने में भी इजी हो जाए और क्वेश्चन भी आए तो हम इजीली कर सके। सिर्फ वो टॉपिक ऐसा है जिसकी वजह से मुझे क्या लेना पड़ रहा है? एमसीसी मॉड्यूल। अब एक चीज मैं 2 टॉपिक यहाँ से कराऊं, 2 टॉपिक यहाँ से कराऊं, इससे बेटर क्या है मैं पूरी यूनिट ही कहां से करा दूं? एमसीसी से। तो यूनिट नंबर 2 आपको कहां से लेनी है? एमसीसी मॉड्यूल से लेनी है, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालो राइट्स ऑफ पार्टनर्स। यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट यूनिट नंबर 2। पता नहीं ऐसा कैसा आ रहा है, साफ नहीं आ रहा ना, कोई मोड चेंज हुआ है, सेटिंग चेंज हुई है। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, कॉपी में हेडिंग डालो, यूनिट 2 का नाम क्या है? रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। इस यूनिट में मैं आपको बेसिकली 4 तो बड़े टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। ये बड़ी यूनिट है एक पार्टनरशिप में, बाकी दोनों यूनिट छोटे से हैं। कौन सी? एक तो यूनिट 1 तो कर चुके हो तुम, और यूनिट 3 भी 2 या 3 दिन की है, वो भी छोटी है। जो मेन टाइम लगेगा वो किसमें लगेगा? यूनिट 2 में लगेगा,
ठीक है। यूनिट 2 जो है इससे क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं। टॉपिक में आपको बताती जाऊंगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। और अभी रिसेंट के 2 अटेम्प्ट को अगर अपन छोड़ दें, बाकी इस यूनिट में से 10 नंबर तक के क्वेश्चन आ रहे थे। तो मतलब ये एक रिसेंट मतलब 2-3 अटेम्प्ट अगर आप छोड़ दो ना तो 10-10 नंबर का कवरेज था। हाँ, 2-3 अटेम्प्ट में यूनिट 1 को ज्यादा पूछ लिया उसने। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो उसमें भी काफी कुछ पूछ लिया। अब आईसीआई क्या कर रहा है, जिसमें नहीं पूछा है उसमें ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है। क्वेश्चंस तो नए नए निकालने पड़ते हैं ना, इनको कहीं से भी ले सकता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि पास्ट में ये यूनिट मतलब लास्ट टाइम तक काफी इंपॉर्टेंट रही है। तो हमारे पास क्वेश्चन का काफी क्राइटेरिया है कि हमें इसको किस तरीके से पूरा करना है। क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ेंगे वो देखना है। वॉइस आ रही है क्या बाकी लोगों को, ये बताना मुझे एक बार। प्रतीक कह रहा है वॉइस नहीं है। अर्पण प्रॉपर आ रही है क्या वॉइस, बताओ बेटा। यस, तो प्रतीक फिर एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, हमारे नेटवर्क का इशू आ रहा है शायद। ओके, हो गया सॉल्व, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के क्या क्या राइट बनते हैं। सबसे पहला राइट कहता है आपका राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। पहला नंबर डालो इसके अंदर, राइट टू पार्टिसिपेट इन conduct of the business. Right to participate in conduct of the business. Right to participate in conduct of बिजनेस। देखो बेटा सारे राइट्स किसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं, एक्टिव पार्टनर के अकॉर्डिंग। अगर आप बोलोगे कि मैम स्लीपिंग पार्टनर के पास तो ये राइट होता ही नहीं है, नहीं होता ना। लेकिन राइट्स हमेशा किसके अकॉर्डिंग लिख के आएंगे, एक्टिव पार्टनर। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो एक फर्म में 5 पार्टनर हैं, ए बी सी डी ई। ए बिजनेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, ए बी सी डी उसको रोकते हैं। ई बिजनेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, ए बी सी डी उसको रोकते हैं। ई के पास क्या रेमेडी है, कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर ले सकता है। इंजंक्शन ऑर्डर याद आ रहा है, किसी गलत काम को करने के लिए जो कोर्ट का ऑर्डर आता है रोकने के लिए, वो क्या होता है आपका इंजंक्शन ऑर्डर, ठीक है। तो कोर्ट का स्टे ऑर्डर ले सकता है, इंजंक्शन ऑर्डर ले सकता है। और कोर्ट क्या बोलेगी, ई का राइट बनता है कि वो चाहे तो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, आप उसे रोक नहीं सकते, आप उसे रोक नहीं सकते। तो पहला राइट क्या बनता है, राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इफ अ पार्टनर इज प्रोहिबिटेड, अगर एक पार्टनर को रोका गया है फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द बिजनेस, ऑप्शन क्या है, इंजंक्शन ऑर्डर ले लो कोर्ट का, इंजंक्शन ऑर्डर ऑफ कोर्ट। और भी रेमेडी है, आप चाहो तो फर्म का डिसोल्यूशन करा सकते हो, ठीक है। लेकिन बेस्ट रेमेडी क्या है, क्या ले सकते हो, कोर्ट का इंजंक्शन ऑर्डर, स्टे लगवा दो, ठीक है। दूसरा आ रहा है इसमें राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू बी कंसल्टेड। पार्टनरशिप बिजनेस किसका बिजनेस है, सभी पार्टनर्स का बिजनेस है, तो जो भी निर्णय होगा सभी की सहमति से होगा। तो जनरली ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय अनैनिमस कंसेंट। अनैनिमस मतलब कंसेंट ऑफ ऑल। हिंदी में एक वर्ड सुना है सर्वसहमति, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अनैनिमस कंसेंट, ठीक है। ज्यादातर सारे डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो अगर डिस्प्यूट हो जाए तो कैसे लेंगे, एक मिनट रुको, इसको यहाँ से क्लियर करते हैं पूरा क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। हमारा पॉइंट चल रहा है राइट टू बी कंसल्टेड, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, अनैनिमस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अनैनिमस कंसेंट ऑफ ऑल द
पार्टनर्स। ठीक है, अगर हो गई डिस्प्यूट, इन केस ऑफ डिस्प्यूट ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी विल प्रिवेल। अगर डिस्प्यूट हो गई तो किसका निर्णय माना जाएगा? बहुमत का। ठीक है, टू डिसीजंस कैन बी टेकन बाय मेजॉरिटी। ज्यादातर सारे डिसीजन कैसे होते हैं? अनैनिमस कंसेंट से, लेकिन दो ऐसे डिसीजन है जहां पर मेजॉरिटी से भी लिया जा सकता है निर्णय। कौन कौन से होते हैं ये दो अच्छे से याद रखना। पहला तो है तुम्हारा ऑर्डिनरी रूटीन मैटर्स, जो काम रोज होते हैं। ऑर्डिनरी रूटीन मैटर्स, जो काम रोज होते हैं, उसके लिए बहुमत से काम चल जाएगा, वहां पर कंसेंट ऑफ ऑल नहीं चाहिए। भाई तो डेली के ही काम है, डेली कब तक सबकी परमिशन लेते घूमेंगे अपन। ठीक है, दूसरा क्या है, एक डिसीजन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, एक्सपल्शन। एक पार्टनर को फर्म से क्या करना चाहते हो? निकालना चाहते हो, तो डिसीजन कैन बी टेकन बाय मेजॉरिटी। इन दो को छोड़ दो तो बाकी ज्यादातर सारे डिसीजन कैसे हैं? कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। दो जगह मेजॉरिटी का निर्णय मान्य माना जाता है, एक तो डेली रूटीन मैटर्स, ऑर्डिनरी रूटीन मैटर्स, और दूसरा कौन सा? एक्सपल्शन। याद रहेगा, ये दो चीजें यहां पर इस पॉइंट में याद रखना। एक नेक्स्ट इसके अंदर राइट आ रहा होगा, राइट टू शेयर द प्रॉफिट। राइट टू शेयर द प्रॉफिट, नेक्स्ट पॉइंट डालना राइट टू शेयर द प्रॉफिट। तीसरा डालना राइट टू शेयर द प्रॉफिट। हर पार्टनर के पास राइट है प्रॉफिट शेयर करने का, कभी भी पार्टनर इन लॉसेस ओनली नहीं होता। देयर कैन बी पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, पर कभी भी पार्टनर इन लॉसेस ओनली नहीं होता। ठीक है ना, तो हर पार्टनर के पास राइट है प्रॉफिट शेयर करने का, और किस रेशियो में करेगा? PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर नहीं दिया तो इक्वली। समझ आई चीज के लिए बताओ। ठीक है, मैंने क्या बोला? सारे राइट्स किसके अकॉर्डिंग? एक्टिव। पहले पॉइंट में ही अपना नहीं लग रहा नॉमिनल। राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस, नॉमिनल कहां लेता है बेटा? ये सारे राइट्स किसके अकॉर्डिंग है? एक्टिव। तो वो चीज मैंने आपको, मुझे पता है हर पॉइंट में आएगा वो क्वेश्चन, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। राइट्स हमेशा किसके हिसाब से बने हैं? एक्टिव पार्टनर के अकॉर्डिंग। ये समझ में आ गया पॉइंट। नेक्स्ट लिखना राइट नॉट टू गेट रेम्यूनरेशन। लिखो राइट नॉट टू क्लेम रेम्यूनरेशन। राइट नॉट टू क्लेम रेम्यूनरेशन। एक पार्टनर के पास सैलरी पाने का कोई अधिकार नहीं है। सैलरी दी जाती है सर्वेंट्स को, एम्प्लॉइज को। दीज आर द ओनर्स। इन्हें क्या मिलेगा? प्रॉफिट में हिस्सा। तो जनरली नो रेम्यूनरेशन इज गिवन टू द पार्टनर्स। कैन बी गिवन इन टू एक्सेप्शनल केसेस। पहला, डीड में लिखा है तो दे सकते हो। दूसरा, कस्टम एंड यूजेस ऑफ ट्रेड। अगर मान लो आपकी कहीं पे फर्म काम कर रही है, उस लोकेलिटी में एक प्रथा चलती आ रही है कि वहां पर पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है, तो आप भी दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते। अदरवाइज नहीं दे सकते। आप याद करो, मैंने डीड के प्रोविजन में बोला था आपको, ये दो लास्ट के पॉइंट जरूर दे के आना। एक उसमें ये सैलरी था कि डीड में लिखा हुआ नहीं होगा तो नहीं दे पाओगे। याद आ रही है चीज? तो दो में से एक केस पूरा होना चाहिए। डीड में नहीं लिखा है तो भी दे सकते हो, अगर कस्टम और यूजेस ऑफ ट्रेड आपको अलाउ करते हैं। समझ आ गई बात? तो अब इस चीज को हम लिखेंगे यहां पर, राइट नॉट टू क्लेम रेम्यूनरेशन में लिखना generally a partner has no right to claim any
remuneration. Generally, a partner has no right to claim any remuneration. दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर आप दे सकते हो. पहला, express provision in partnership agreement or deed. Express provision in partnership agreement or deed. दूसरा, custom or uses of trade. ऐसी कोई व्यापारिक प्रथा या प्रचलन चल रहा है तो आप दे सकते हो. एक्सपल्शन वाला, एक्सपल्शन का मतलब होता है प्रत्येक किसी पार्टनर को फर्म से निकालना. तो वहां पे क्या चाहिए होता है, मेजॉरिटी का ओपिनियन चाहिए होता है, सबकी कंसर्न नहीं चाहिए. भाई जिसको निकाल रहे हो उसका भी कोई ना कोई फेवरेबल बंदा तो जरूर होगा. वहां पे कंसेंट ऑफ ऑल बनना बहुत मुश्किल है. क्या बोला, कैसे निर्णय ले सकते हो, बाय मेजॉरिटी. ये समझ आया क्या? इन दो केसेस में रेम्यूनरेशन दी जा सकती है. नेक्स्ट लिखना, इंटरेस्ट ऑन, अगले राइट का नाम लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगला राइट यहाँ पे लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब मुझे सोच के बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं, नॉर्मली मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए. क्यों नहीं मिलना चाहिए? जैसे मान लो मैं एज अ प्रोप्राइटर, एज अ ओनर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि भाई मैंने अपने बिजनेस में सपोज करो 10 लाख रुपए लगा दिए, तो क्या मुझे उस पे बैंक से ब्याज मिलता है क्या? जो आप अपना पैसा अपने बिजनेस पे लगाते हो उस पे किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता. पार्टनर्स भी तो ओनर्स हैं. अगर उन्होंने कुछ कैपिटल अपनी फर्म में लगा दी तो इंटरेस्ट आएगा. जनरली दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्या लिखोगे? जनरली नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इन केस ऑफ लॉस तो आप देते ही नहीं हो. इन केस ऑफ लॉस नॉट पेबल. दोगे तो मेन कंडीशन क्या है, क्या होना चाहिए? एक तो फर्म में प्रॉफिट होना चाहिए. लॉस के केस में कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता. अब वो भी कब दे सकते हो? प्रॉफिट में भी. व्हेन इट फॉल इनटू फॉलोइंग 3 एक्सेप्शंस. दो तो तुम्हारे सेम है जो अभी अभी तुमने पढ़े थे. कौन सा? डीड में लिखा हुआ है एक्सप्रेस प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड. दूसरा कस्टम एंड यूजेस ऑफ ट्रेड. दोनों ही थे ना. वहां कोई प्रथा चल रही है तो आप दे सकते हो. और तीसरा एक और ऐड होगा, स्टैचुरी प्रोविजन. स्टैचुरी प्रोविजन टू दैट इफेक्ट. इस तरीके का कोई लीगल प्रोविजन है तो दे सकते हो. स्टैचुरी प्रोविजन टू दैट इफेक्ट. स्टैचुरी वर्ड इंग्लिश के स्टेट्यूट वर्ड से बना है. स्टेट्यूट का मतलब क्या होता है? लॉ. ऐसा कोई लीगल प्रोविजन हो कि भाई वहां पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो, इस तरीके का कोई लीगल प्रोविजन कभी बन जाए तो दे सकते हो. आज के दिन नहीं है. आज के दिन ऐसा कोई लीगल प्रोविजन किसी लॉ में नहीं दिया हुआ है. और देंगे तो रेट क्या लिखेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एक्सेप्शन में आया, रेट क्या लिखेगी? 6% नहीं होती. लिखो इसमें इंटरेस्ट देंगे तो किस रेट पे देंगे, लिखो इसमें, नोट डालो. इट विल बी गिवन
will be given at the rate given in it will be given at the rate given in partnership deed, in absence of which 6% per annum, in absence of which 6% per annum rate will apply. हाँ वो भी आएगा, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन ही लेने जा रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पहले इसे अच्छे से समझ लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली नहीं दिया जाता, लॉस के केस में तो देते ही नहीं है। कब देंगे? जब प्रॉफिट है, वो भी इन 3 एक्सेप्शनल केस में आएगा तो देंगे। डीड में लिखा है तो दे सकते हो, ऐसा कोई कस्टम एंड यूजेस चल रहा है तो दे सकते हो, ऐसा कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है तो दे सकते हो। देंगे तो किस रेट पे देंगे? जो डीड में लिखा है, और अगर डीड में नहीं लिखा है तो किस रेट पर? 6% पर एनम। अब यहाँ पर इस चीज का मतलब समझो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। डीड में ये तो लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, बट रेट स्पेसिफाइड नहीं है, तो क्या रेट लगेगी? 6% पर एनम। इज इट क्लियर? देखो एक क्वेश्चन की फॉर्म में बता रही हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हारे दिमाग से ना निकले। सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी गिवन इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट एट द रेट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए 6%, ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 8%, ऑप्शन नंबर डी एट एनी रेट। एट एनी रेट। डीड में तो कोई भी रेट दे सकते हो, डीड में तो कोई भी रेट दे सकते हो, इसीलिए मैंने बोला डीड में दी हुई रेट लगेगी। डीड में लिखा 4%, डीड में लिखा 8% तो 8%, और डीड में नहीं लिखा रेट के बारे में तो 6%। याद रहेगा? अब लिखो इसमें इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब बेटा लीगल प्रोविजन। मान लो फ्यूचर में कोई लॉ में प्रोविजन ऐसा बन जाए तो फिर दे सकते हैं, अभी तक ऐसा कोई स्टैट्यूटरी या लीगल प्रोविजन नहीं है, बस एक पॉइंट है इसलिए हमें यहाँ पे पढ़ना था। नेक्स्ट क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। लिखो इसके अंदर ऑलवेज पेबल, ऑलवेज पेबल। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, भाई यही पैसा अगर वो पार्टनर फर्म को नहीं देता, कहाँ डाल देता? बैंक में एफडी करा देता, बैंक में जमा करा देता, तो बैंक भी तो उसको ब्याज देती कि नहीं देती? देती। तो एडवांसेस आर इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो द इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेबल। ठीक है, किस रेट पे लिख लेना? ऑलवेज पेबल। और कौन सी रेट लगेगी? 6% पर एनम की रेट पे देना है, 6% पर एनम की रेट पे देना है। एक बेसिक डिफरेंस तुम्हें बताऊं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस में। आपकी फर्म डिसॉल्व हुई सपोज करो 10 मार्च को, ऑन 10th मार्च फर्म क्या हो गई आपकी? डिसॉल्व। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो अब वो 10 मार्च के बाद नहीं मिलेगा। जैसे ही फर्म डिसॉल्व होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म, लेकिन इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस उसके बाद भी जारी रहेगा जब तक कि उसका पेमेंट नहीं हो जाता, जब तक कि उसका पेमेंट नहीं हो जाता। एक लाइन लिखना, एडवांसेस आर इन फॉर्म ऑफ लोन, एडवांसेस आर इन द फॉर्म ऑफ लोन। And partner giving the advance, and partner giving the advance is in the situation of creditor। सही कहा कि नहीं कहा? बताओ मुझे। Partner giving the advance is in the position of creditor। ठीक है, नेक्स्ट राइट लिखना, राइट टू स्टॉप। नहीं, यहाँ फिक्स रेट है, एडवांसेस में फिक्स रेट है 6%। नहीं, वो उस चीज पे नहीं लेते, एडवांसेस में फिक्स रेट है, वहां पर आप वेरी करते हो ऑन कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसके अंदर क्या लिखवाया था? कुछ लिखवाया था क्या?
राइट टू स्टॉप एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर, राइट टू स्टॉप एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर, right to stop entry of new partner। नया पार्टनर फर्म में कैसे आ सकता है ये बताओ मुझे। विद कंसेंट ऑफ ऑल। अगर मान लो एक फर्म में 5 पार्टनर A B C D E है ना, X को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं फर्म के अंदर, कैसे करा सकते हो? जब ये 5 हाँ बोल रहे, सपोज करो ये 4 तो हाँ बोल रहे हैं पर हमारा E अटक गया, क्या बोलता है? नहीं आने दूंगा। He has got the right to stop the entry of new partner। क्यों? उसकी कंसेंट के बिना नया आ नहीं सकता, नहीं आ सकता ना। राइट टू स्टॉप द एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर, याद रहेगी चीज। नेक्स्ट इसके अंदर डालना राइट ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगला पॉइंट है राइट्स में, मैं सारे राइट्स एक बार पढ़ा के फिर करा दूंगी। राइट ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ इमरजेंसी, और इसको एक और तरीके से बोला जाता है, ऑब्लिक लगा के लिखना, राइट टू बी इंडेमनिफाइड, राइट टू बी इंडेमनिफाइड, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। इंडेमनिफाइड मतलब मेक गुड द लॉस, पार्टनर का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। राइट टू बी इंडेमनिफाइड। पहले इस चीज को समझो, सिचुएशन कैसी? इमरजेंसी की। इमरजेंसी की सिचुएशन में एक पार्टनर ने एक काम किया और कुछ खर्चा किया, वो काम यूजुअली उसे करना चाहिए था विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, लेकिन सिचुएशन कैसी थी? इमरजेंसी की, तो वो बाकियों पार्टनरों से कांटेक्ट नहीं कर पाया, उसे ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लेना पड़ा, कुछ खर्चे करने पड़े। He will be indemnified by the firm if 2 things are satisfied। उसने जो खर्चे किए हैं, it is necessary to save the firm from the loss। फर्म को लॉस से बचाने के लिए जरूरी थे। He acted like a man of ordinary prudence। उसकी तरह, उसकी जगह नॉर्मल प्रूडेंस, सामान्य बुद्धि का कोई भी व्यक्ति होता, वही डिसीजन लेता जो उसने लिया, जो भी उसके खर्चे लगे ना उसको फर्म से मिल जाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी पार्टनर did some act, incurred expenses, will be indemnified by firm if it was necessary to save the firm, necessary to save the firm from loss। फर्म को लॉस से बचाने के लिए जरूरी था, फर्म को लॉस से बचाने के लिए जरूरी था। He acted like a man of ordinary prudence। ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब सामान्य बुद्धि। He acted like a man of ordinary prudence। उसकी जगह नॉर्मल बुद्धि का कोई भी पर्सन होता, वही काम करता जो उसने किया। He will be indemnified by the firm। इमरजेंसी के सिचुएशन में एक पार्टनर कुछ भी कर सकता है, उस समय वो मास्टर भी है, सर्वेंट भी है, एनी कैपेसिटी में काम कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, चाहे उसकी अथॉरिटी के भीतर आता हो या ना आता हो, इन केस ऑफ इमरजेंसी। याद रहेगी चीज, इन केस ऑफ इमरजेंसी।
अब जो लिखने जा रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लिखना राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। जो भी आपका पॉइंट चल रहा हो वो हेडिंग डालना, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, फर्म से नहीं निकाले जाने का राइट, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। सेक्शन नंबर बी याद रखोगे, सेक्शन है तुम्हारा 33, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। 5-6 केस स्टडी दी हुई है इस टॉपिक पे, 5 to 6। बाकी राइट्स की जैसे बताती जा रही हूँ, रीडिंग तो लगानी ही लगानी है, उसमें तो अपन स्किप नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट है। जहाँ क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये टॉपिक एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से वो क्वेश्चन ड्राफ्ट करता है। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड अच्छे से समझ लो। पहले एक पार्टनर को फर्म से निकालना चाहते हो तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि सेक्शन 33 फॉलो ना हो जाए। सेक्शन 33 की कंडीशंस पूरी ना हो जाए तब तक आप एक पार्टनर को फर्म से निकाल नहीं सकते। अब सेक्शन 33 की कंडीशंस क्या कहती हैं वो देखो। पहला, एक्सप्रेस प्रोविजन इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, डीड। आप याद करो, डीड के पॉइंट्स में बताया था एक्सपल्शन आना जरूरी है, नहीं आ रहा तो निकाल ही नहीं पाओगे। तो डीड में लिखा हुआ होना चाहिए, एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। एक्सप्रेस प्रोविजन इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड। दूसरा, कैसे निकाल सकते हो, अभी तुमने पढ़ा था बाय मेजॉरिटी, याद आ रहा है? ये डिसीजन कैसे हो सकता है, बाय मेजॉरिटी। और तीसरा, इसको निकाल रहे हो किसमें होना चाहिए, गुड फेथ में, अच्छे इरादे से निकाल सकते हो। अगर आप उसे किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से निकाल रहे हो तो फिर ये यहाँ पर सही नहीं माना जाएगा, सेक्शन 33 वायलेट हो जाएगा। गुड फेथ में कब माना जाता है, जब ये 3 बातें पूरी हो जाए। पहला, इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म, इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म, उसको निकालना फर्म के इंटरेस्ट में जरूरी था, इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म। दूसरा, नोटिस टू बी गिवन, जिस पार्टनर को निकाल रहे हो उसको शो कॉज नोटिस मिलना चाहिए, कारण बताओ सूचना, तुम्हारे अगेंस्ट ये एलिगेशंस है, क्यों ना तुम्हें फर्म से निकाल दिया जाए, क्या देना पड़ेगा, नोटिस। और तीसरा, जस्टिस डिमांड्स की दूसरी पार्टी की भी बात सुनी जानी चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए, वो जो कहना चाहता है अपने पक्ष में उसकी भी बात सुनी जाएगी। समझ आ गई चीज? अगर आपने सेक्शन 33 फॉलो नहीं किया और उसको फर्म से निकाल दिया, देन एक्सपल्शन विल बी डीम्ड एज इर्रेगुलर एक्सपल्शन। तो इसे क्या बोला जाएगा, इर्रेगुलर एक्सपल्शन, एंड इफेक्ट विल बी नल एंड वॉइड। ऐसा माना जाएगा वो कभी पार्टनरशिप से गया ही नहीं। इफेक्ट विल बी नल एंड वॉइड। ये सेक्शन तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। ये वाला इरेगुलर एक्सपेल्शन, अगर सेक्शन 33 की कंडीशंस को फॉलो नहीं किया और पार्टनर को एक्सपेल कर दिया आपने, फर्म से निकाल दिया, तो इसे क्या बोला जाएगा, इरेगुलर एक्सपेल्शन। और इरेगुलर एक्सपेल्शन किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, नल एंड वॉइड। ऐसा माना जाएगा वो बंदा कभी आपकी पार्टनरशिप से गया ही नहीं, वो काम ना भी करे ना तो अब आपको उसे प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे, ये समझ में आ गया। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, 2 छोटे छोटे से राइट और आ रहे हैं यहाँ पे, फिर एक बड़ा राइट आएगा और एंड हो जाएगा, 3 बचे हमारे।
नेक्स्ट लिखना राइट टू रिटायर, राइट टू रिटायर ऑब्लिक डिसॉल्व द फर्म। राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, राइट टू डिसॉल्व द फर्म, दो राइट कंबाइन करके लिए मैंने, बुक में दो अलग अलग मिलेंगे, पॉइंट सेम है तो मैंने एक साथ ले लिए। राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, राइट टू डिसॉल्व द फर्म। अगर आपकी है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल। अब मुझे बताओ एक पार्टनर किस तरीके से रिटायर हो सकता है? बाय गिविंग नोटिस, तो बाय गिविंग नोटिस। और अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है तो इसे डिसॉल्व कैसे कर सकते हो? बाय गिविंग नोटिस। समझ आ गई बात? दूसरा देखो, इसके अलावा कोई भी पार्टनरशिप हो, अगर एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो कैसे होगा? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो लिखो इसमें रिटायर कैसे होगा? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। और कोई भी दूसरी पार्टनरशिप पे डिसॉल्व करना चाहते हो समय से पहले, इवेंट खत्म होने से पहले डिसॉल्व करना चाहते हो, क्या चाहिए? कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। दोनों पॉइंट सेम थे ना, इसलिए मैंने एक हेडिंग में कवर कर लिया। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो क्या लगेगा? बाय गिविंग नोटिस। और कोई तरीके की पार्टनरशिप है तो क्या लगेगा? कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। याद रहेगा बेटा? हाँ, कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे सारा काम कैसे होता है? जब तक आपकी इच्छा है फर्म को चलाओ, इट कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग अ सिंपल नोटिस। और नोटिस भी किसको देना है? अदर पार्टनर्स को। इसका मतलब ही यही होता है पार्टनरशिप एट विल का, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं। नहीं, वो तो फिर अलग बनेगी पार्टनरशिप। डिसॉल्व हो गई, फर्म खत्म, एक बार तो खत्म ही हो गई ना बेटा। ये समझ आ गई चीज की नहीं? बताओ। अब आखिरी राइट लेने जा रहे हैं, किसमें? एट विल में। क्या डिसॉल्व होगी ये मैं तेरे को आंसर करूंगी यूनिट नंबर 3 में। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, फर्म का डिसोल्यूशन, दोनों डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं लूंगे। इसको आपको कुछ नहीं बोलना, आपको नॉर्मली बोलना है पार्टनरशिप एट विल है, जो आप जब इच्छा होती है खत्म कर सकते हो। कैसे खत्म होती है? बाय गिविंग नोटिस। एक बंदा रिटायर होना चाहता है पार्टनरशिप एट विल से, कैसे हो सकता है? बाय गिविंग नोटिस। और दूसरा कोई केस है तो कैसे? विद द कंसेंट ऑफ ऑल। ये अलग से टॉपिक हमें पढ़ना है अभी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। उसके लिए जरूरी है पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, जो तुमने अभी नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं ले रही हूँ। उसके बाद तेरे खुद के ये डाउट अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखना है इसमें, आखिरी राइट की हेडिंग डालना, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। और इसको भी लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट्स में क्वेश्चन इन दो टॉपिक पे आता है, राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। दो सेक्शन है, 36, 37। सेक्शन नंबर 36, सेक्शन नंबर 37। ये राइट भी आपका काफी पूछा जाता है। पहले किसको डील करेंगे? सेक्शन नंबर 36। सेक्शन 36 की लैंग्वेज लिखना, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन, टू कैरी ऑन। दो काम कर सकता है क्या? कंपीटिटिव बिजनेस, टू कैरी ऑन कंपीटिटिव बिजनेस। ठीक है, एंड टू एडवर्टाइज इट। आउटगोइंग पार्टनर के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है?
कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट देना चाहे तो दे सकता है, बट 3 restrictions will apply. 3 काम नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? फर्स्ट लिखना, कैन नॉट यूज द नेम ऑफ द ओल्ड फर्म, पुरानी फर्म के नाम को यूज नहीं करेगा। कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ as a partner of the old firm, अपने आप को पुरानी फर्म के पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट नहीं करेगा। कैन नॉट सॉलिसिट द कस्टमर्स ऑफ द ओल्ड फर्म, पुरानी फर्म के कस्टमर्स को तोड़ेगा नहीं, पुरानी फर्म के कस्टमर्स को तोड़ेगा नहीं। कहना क्या चाहते हैं? कॉम्पिटिटिव बिजनेस करना चाहते हो करो, एडवर्टाइज देना चाहते हो तो दो, लेकिन पुरानी फर्म का कोई बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलेगा। यू हैव टू डू अ स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच लेवल, हैव टू डू अ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 लेवल। समझ आई बात की नहीं आई? बताओ बेटा। ये हमारा क्या कहता है? सेक्शन नंबर 36। अब इसका लास्ट पढ़ने जा रहे हैं राइट्स में, सेक्शन नंबर 37। लिख लिया ना ये वाला? सेक्शन 37 लिखेंगे। अब देखो, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर का लेने जा रहे हो सेक्शन नंबर 37। इफ अ पार्टनर रिटायर्स, एक पार्टनर तुम्हारा क्या हो गया? रिटायर हो गया, आउटगोइंग पार्टनर है ना, या फिर क्या हो गया? उसकी हो गई डेथ। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस, कंटिन्यू the business without final settlement of accounts, without final settlement of accounts। ये वर्ड याद रखना, विदाउट फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो फिर उस पार्टनर को या तो उस आउटगोइंग पार्टनर को या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, उसके पास क्या होंगे? ऑप्शन है कि इन दो में से जो भी उसको अच्छा लगे ना वो चूज कर सकता है। क्या कर सकता है? He can have a share in profit of the firm, प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है, और दूसरा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% per annum, whichever is beneficial, whichever is बेनिफिशियल, जो भी उसके लिए फायदेमंद हो, विच एवर इज बेनिफिशियल। क्या पढ़ाया मैंने वो देख लो एक बार बस। इसमें एक पार्टनर रिटायर हो गया या एक पार्टनर की हो गई डेथ और बाकी पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी तक फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट नहीं हुआ है। इसका मतलब उस बंदे की कैपिटल अभी भी फर्म में लगी हुई है। बात समझ में आई? उसकी कैपिटल अभी भी फर्म में लगी हुई है, तो भाई उसके पास, या अगर डेथ का केस है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास ऑप्शन है, भाई कैपिटल फर्म में लगी है तो या तो प्रॉफिट में हिस्सा ले ले या 6% की रेट से ब्याज ले ले, जो भी फायदेमंद हो, विच एवर इज बेनिफिशियल। क्लियर है कि नहीं? बताओ बेटा।
विच एवर इज बेनिफिशियल, ये उसके पास राइट बात। समझ आ गई बात? मैंने तुम्हें सारे राइट्स यहाँ पे समझा दिए हैं। बस अपन क्या करेंगे, कल अपन एमसीसी बुकलेट से गो थ्रू करेंगे। आई नो आज आपके पास बुक्स नहीं थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर एमसीसी से नहीं करा। कल पक्का लेके आना, ठीक है? क्यों, मैं करवाती और तुम्हारे पास बुक ही नहीं होता, इसलिए मैंने क्या बोला, आज पूरा टॉपिक क्या कर दो, एक्सप्लेन, और कल हम क्या करेंगे, इसको एमसीसी से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा? तेरे पास थी कोई बात नहीं। चलो, एनी अदर क्वेरी? किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो बेटा पूछ सकते हैं। ऑनलाइन किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी है पूछ सकते हो बेटा। प्रतीक, अर्पण, तान्या, एनीवन? नहीं? तो आज यहाँ तक का बेटा आपको टॉपिक कंप्लीट करना है, कल अपन इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल एमसीसी बुकलेट से करेंगे यूनिट नंबर 2।